हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। और आज के वीडियो में बात करेंगे कि जर्मनी में घर कैसे खरीदते हैं। और ये वीडियो हम लोगों ने इसलिए सोचा बनाने का क्योंकि अभी जस्ट हम जो ट्रियर मूव है उससे पहले फ्रैंकफर्ट में हम लेने वाले थे एक घर और जिसका बुरा हमें अभी तक लगता है कि क्यों नहीं लिया। हाँ, बहुत याद आती है उस घर की। तो लाइक जब हम वो घर ले रहे थे तो ऑफकोर्स हम पूरे प्रोसेस से गुजरे, तो अभी फ्रेश है सब कुछ और हमको काफ़ी कुछ समझ भी आ गया। तो हमने सोचा फिर इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए और हमारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और तो मैं वहाँ पे छोटी सी बात बता दूँ कि वो पहले हमारा प्लान था अपार्टमेंट लेने का। लेते एक अच्छी सी डील हमारे दोस्तों के थ्रू हमें मतलब लिटरली ऐसे कह सकते हैं कि वो घर हमारी झोली में हमारे नसीबों से आ गया था। कॉर्नर हाउस था, बहुत अच्छा घर था। कोई भी घर अवेलेबल नहीं था उसके अंदर, पूरी की पूरी कॉलोनी में सिंगल हाउस अवेलेबल नहीं था। सब बुक होके लोग ना मतलब अपनी किचन विचन बनवा रहे थे। हाँ। उस स्टेज तक पहुंच चुकी थी पूरी कॉलोनी। तो गाइज इसीलिए नेटवर्क अगर आपका बड़ा हो, हमारा तो ऊपर वाले ने झोली से उन्हीं फ्रेंड्स को भी झोली में डाला। हाँ। और वो घर भी उसी तरीके से आया। बट कोई बात नहीं, उस एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, दोस्तों के थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, खुद से जो रिसर्च किया उससे सीखने को मिला, वही हम लोग इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों शुरू करते हैं? बिल्कुल शुरू करते हैं। क्यों इसलिए करते हैं, वीडियो बनाना है। नहीं मतलब चलिए शुरू करते हैं। क्यों? चलिए, अरे वो तो दुबई में होता रहता है। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर पहला टॉपिक है। हाँ, पहला पॉइंट है। हाँ, फर्स्टली जैसे अगर आप जर्मनी में आ गए हो, नए हो या फिर थोड़ा टाइम हो गया और अगर आपने सबसे पहले तो मन बनाना पड़ता है कि हाँ भाई मन बना लिया है, जर्मनी में बसना है, या फिर अगर लाइफ टाइम भी नहीं बसना है, थोड़े टाइम भी रहना है, तो हम स्पेशली इंडियंस का इतना डीप रूटेड होता है कि अपना एक घर तो होना ही चाहिए। तो अगर आप अपना घर लेने का जैसे मन बना लिया, उसके बाद में फिर आप क्या डिसाइड करते हो? पैसा और एक आपको किस टाइप का घर चाहिए, उसके अराउंड आप फिर सोचना शुरू करते हो। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप देखते हो, सचिन बताओ। तो बजट है, बजट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हाँ। बजट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप मान लो सिंगल वर्किंग हो या दोनों वर्किंग हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप कितनी EMI अफोर्ड कर पाओगे, आपके पास एग्जैक्टली अभी कितना डाउन पेमेंट देने के लिए है एंड ऑल। तो उसके अराउंड एक आपको रफ फिगर बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे 5 लाख यूरो है या 7 लाख 8 लाख, जितना भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। और जितना मैं कहूँगा कि अगर बिगिनिंग में हो तो थोड़ा सा कम बजट वाले घर की तरफ अप्रोच करो, ताकि सारा का सारा अमाउंट आपका पूरा लग ना जाए। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। और मेरे को एक दो जो फ्रेंड्स ने शेयर किया वो भी ऐसा ही उनका भी एक्सपीरियंस रहा और ऐसा ही उन्होंने किया। हाँ। छोटे हाउस से शुरुआत करी और फिर धीरे धीरे पहला वाला घर को रेंट पे लगा दिया, दूसरा कर दिया एंड ऑल। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने कंसिडर करके बजट सेट कर सकते हैं। हाँ, लाइक उसी से ध्यान आता है कि बहुत बारी हम सोचते हैं कि घर लेंगे तो फाइनल एक पूरा बड़ा ही घर लेंगे। बट ज़रूरी नहीं है हर बार आप पैसा सोचो। तो आप एक गोल डिसाइड कर सकते हो अपना कि आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। फिर उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो आपको कितना फ्लैट लेना है, क्या आपको घर लेना है, सिंगल हाउस लेना है, रॉ हाउसेज, जो भी डिफरेंट टाइप के हाउसेज के होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे जर्मनी में एक चीज़ है, जैसे आपने कोई भी घर खरीदा, वो अगर आप 10 साल से पहले उसको सेल करोगे तो उसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, विच इज़ अराउंड 25%। और उसमें अगर आपको एक्सेप्शन मिल जाता है, अगर आप उसको 2 साल उस घर में रह के आप उसको एज योर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर यूज़ कर लेते हो तो। बट स्टिल अगर आप जैसे मान लो आपने 10 साल का इंटरेस्ट और लोन आपने सेट करवाया बैंक से, और मान लो आप 8 साल में उसको सेल करने गए, तो वो जो 2 साल का रिमेनिंग अमाउंट होगा वो फिर भी आपको बैंक को देना पड़ेगा। उस 2 साल में जो आप इंटरेस्ट देते हैं वो आपको बैंक को देना पड़ जाएगा। हाँ, बट वो मतलब जैसे आप ये सब डिसाइड कर सकते हो। हो। वो एप्रिसिएशन है, वो अगर आपकी उससे कवर कर गई है उस इंटरेस्ट वगैरह को, तो जो यूजुअली करी जाती होगी होपफुली। हाँ, फिर उसके बाद में आप एरिया डिसाइड करते हो कि वहाँ पे जैसे नेबरहुड कैसा है, सिटी के अंदर है घर की, सिटी के बाहर आपको चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी है, एसबान मेट्रो वगैरह, बस स्टेशंस वगैरह। फिर अगर आपके बच्चे हैं या फिर प्लानिंग में हो तो आप ये देखोगे कि पास में किंडरगार्टन वगैरह, स्कूल्स वगैरह कैसे हैं। सुपरमार्केट बहुत ज़रूरी होता है। अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे सुपरमार्केट होता है अगर उस एरिया में, तो वो लाइफ बहुत ईजी बनाता है। सो ये सब जो छोटी मोटी फैसिलिटीज़ होती हैं, ये सब आप देखते हो। हाँ, तो फिर हाउस सर्च करना बेसिकली स्टार्ट करोगे आप ऑनलाइन, राइट। सो इमोबिलियन है, इमो स्काउट है, इमो वेल्ट है, ये जो वेबसाइट्स हैं, ये मेजर वेबसाइट्स हैं। फिर उसके बाद में आपको चेक करना पड़ेगा जिस एरिया को आपने फाइनलाइज किया है उस एरिया में कौन से नए बिल्डर आने वाले हैं या फिर अभी रनिंग उनके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। तो उनकी जो डायरेक्ट वेबसाइट है उन पे चले जाओ। फिर शॉर्टलिस्ट करो कि कौन से जो एजेंट्स हैं एक्टिव हैं उस एरिया के अंदर, उनके नाम सर्च करो, उनकी वेबसाइट पे जाओ, उनसे कॉन्टैक्ट करो, टर्मिन लो, उनसे अपॉइंटमेंट लो, उनके साथ में देख लो। फिर डायरेक्ट जो बिल्डर्स हैं उनकी वेबसाइट जैसे मैंने बताया उन पे जाके देख ही सकते हो।
तो ये आई थिंक मेन हो गया, आप right? अपनी लाइक जो डिफरेंट बैंक्स हैं उनके पास हाँ। भी जा सकते हो, उनके पास भी Correct. घर रजिस्टर्ड होते हैं। फिर फैमिली और फ्रेंड्स से ग्रुप्स वगैरह पे आप पूछ सकते हो, जैसे रिसेंटली अगर कोई घर लिया है तो वो आपको बता देगा अच्छा यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ऑफ कोर्स पूरे शहर में तो पता नहीं हो सकता कि कंस्ट्रक्शन कहाँ चल रहा है, तो ये कुछ तरीके हैं और जिनसे आप एक ये भी तरीका हो गया कि आप 3-4 अगर फ्रेंड्स मिलके अगर सर्च कर रहे हो, या फिर अगर आपका कोई डायरेक्ट फ्रेंड नहीं सर्च कर रहा है तो आप फेसबुक ग्रुप पे भी ढूंढ सकते हो। हाँ। अगर 3-4 लोग मिलके सर्च करोगे तो थोड़ा इजी हो जाता है। ऐसे हाँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, इन्होंने भी ऐसे ग्रुप बना के सर्च किया एंड दे लिटरली गॉट वेरी नाइस फाइंडिंग्स। हाँ, और जैसे अगर आपको कोई सिटी में कोई पर्टिकुलर एरिया पसंद है तो वहाँ जाके जैसे आप जाके हाँ। वॉक लो, फिर देखो लाइक एरिया की फील लो कि रहने के लिए वहाँ कैसा है। दिन में जाओ, दोपहर में जाओ, रात में जाओ, एंड देन वहाँ के आप जैसे देख सकते हो कुछ होर्डिंग्स वगैरह भी लगे रहते हैं। जैसे अब हमने देखा था कि वो जो कंस्ट्रक्शन एरिया में हम गए वहाँ और भी बिल्डर्स के होर्डिंग्स लगे थे, तो उससे भी आइडिया लग सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपना जैसे घर या फिर जो भी बिल्डर वगैरह है वो आप फाइनल कर सकते हो। फिर जैसे अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पसंद आती हैं, देन नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप ऑफ कोर्स उनका विजिट का अपॉइंटमेंट लेते हो। तो वो बहुत ईजी है, जैसे जो भी एक अपॉइंटमेंट लेने का प्रोसेस है उससे आप अपॉइंटमेंट बुक कर लो, एंड देन फिर हो जाता है कि आप जो हाउस विजिट आप करते हो वो। फिर जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि कब आपको घर मिल सकता है, राइट? सो कितना अर्ली, उससे बहुत सारे फैक्टर जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि अभी आप रेंट दे रहे हो तो जितना जल्दी आपको मिल जाए, तो जो आप रेंट देते हो बेसिकली वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी EMIs में, राइट? तो मैं तो कहूँगा जितना जल्दी हो जाए उतना बेटर है। बट अगर कोई बेटर प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको वेट करना सही लग रहा है, ज़्यादा आपको एरिया वाला मिल रहा है, बड़ा घर मिल रहा है, तो वेट भी कर लो, उसमें भी कोई लोड नहीं, इतना कोई हरी एंड वो करने का ज़रूरत नहीं है। और फिर ये सब हो गया तो आपको फिर ये भी प्लान करना पड़ेगा पैसा कहाँ से आएगा। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट, वो लोन से ही आना है। हाँ। तो अब लोन के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आप बेसिकली डायरेक्टली बैंक के पास जा सकते हो। तो सीधा बैंक से भी ले सकते हो जहाँ पे आपका अपना सेविंग्स अकाउंट है, या फिर ओपन कोई भी बैंक के पास गए, अपना पूरा का पूरा हिस्ट्री दिखाया आपने कि भैया ये सैलरी है, ये सैलरी स्लिप्स हैं एंड ऑल, उसके थ्रू आपको एक रेट मिल गई, इंटरेस्ट रेट। और या फिर आप जाओ जो एजेंट्स होते हैं, मॉर्गेज कंसल्टेंट जो होते हैं, उनके पास जाओ। वो ज़्यादातर आपको जर्मन स्पीकर ही मिलेंगे, बट आई थिंक आज के दिन में काफ़ी एक्सपर्ट्स आ गए हैं, तो इंग्लिश स्पीकिंग एजेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप वो सब फाइंड करो अपने एरिया के अंदर, उनके पास जाओ। उनके पास में ऑलमोस्ट सारे बैंक्स के रेट्स होते हैं। अब क्या रेट मिलेगी, इंटरेस्ट रेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट शिल्पा? हाँ, तो जैसे यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट तो घर ले कौन सकता है ना? हाँ। तो उसमें आपके पास में जैसे क्या आपका रेजिडेंस परमिट का क्या स्टेटस है, true. वो, और प्लस आपका जो सैलरी है वो, तो उन पॉइंट्स के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सही है। तो मतलब यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिटीजनशिप है तो सबसे बेटर रेट मिलने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली जो हमने अभी तक देखा है। फिर जो PR होल्डर्स हैं उनका नंबर आता है, और फिर एक सिंगल PR होल्डर है, दूसरा डिपेंडेंट वीज़ा पे है, उसका है। फिर ब्लू कार्ड वाले आ जाएंगे। ब्लू कार्ड वाले के लिए शायद थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, पर उनको भी मिल जाता है, वो लोग भी बाई कर पाते हैं। बट आई थिंक इंटरेस्ट रेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, या फिर उनको डाउन पेमेंट ज़्यादा देनी पड़ेगी। हाँ, इसमें वही है कि जितना स्ट्रॉन्ग आपके पास में रेजिडेंट परमिट है, दोनों स्पाउस अगर सिटीजन है, या फिर एटलीस्ट 1 स्पाउस सिटीजन 1 PR, तो आपको बेटर इंटरेस्ट रेट मिलेगी और कम आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। और यही अगर आप ब्लू कार्ड वाले हो तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा और डाउन पेमेंट भी ज़्यादा। और ये सब मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई फिक्स नहीं है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो ये उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कोई ब्लू कार्ड वाला भी फाड़ू एकदम रेट लेके निकल गया। सो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और इसमें जैसे जो हमारा एक्सपीरियंस था उसमें ये भी था कि जितना जैसे जो रेजिडेंस परमिट और जो आपका टेक होम सैलरी है उसके अराउंड मतलब आपके ना बैंक के ऑप्शन भी ज़्यादा खुल जा रहे थे। मतलब कुछ कुछ जगहों पे तो कुछ बैंक्स थे जो देते ही नहीं है अगर दोनों स्पाउस PR नहीं है, या फिर ऐसा होता है मतलब वर्किंग अगर दोनों नहीं होते तो भी नहीं देते हैं। ऐसा बहुत सारे फंडे होते हैं। उस एजेंट ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई। और अब ये रहता है कि आप लोन लोगे तो उसमें डाउन पेमेंट कितना रहेगा, राइट? तो उस पर भी अगेन इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट दोगे, अरे पंछी है कि क्या है, जानवर है, तो जितना ज़्यादा आप डाउन पेमेंट दोगे उतना आपको बेटर इंटरेस्ट रेट मिलने की पॉसिबिलिटी होगी, और उतने ज़्यादा नंबर ऑफ बैंक्स में आप एलिजिबल होगे, राइट? तो ये वाला फंडा ध्यान रखो। यूजुअली 10% डाउन पेमेंट एक्सपेक्ट करते हैं बैंक्स, और प्लस जो आपकी पेपर वर्क की कॉस्ट है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, वो तो आपको देनी पड़ेगी, अराउंड 8% जो कॉस्ट होती है। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, आप निराश मत हो। आप अगर आपके पास में, जो हमने एक्सपीरियंस किया था, अगर आपके पास में 0 पैसे हैं तो भी आप घर ले सकते हो। बट अगेन उसमें क्या होता है, जैसे अगर आप बोलोगे कि मुझे घर लेना है, पैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं देने, ना पेपर वर्क का देना है, ना डाउन पेमेंट करना है, कुछ भी नहीं करना। नहीं मतलब मेरे पास है नहीं, देने तो पड़ेंगे आप ही को। हाँ, है नहीं, या फिर जो भी है,
एट द प्रेजेंट आपको इन्वेस्ट नहीं करना, होते हुए भी बिल्कुल। मान लो आपको नहीं इन्वेस्ट हाँ, करना, हाँ। है ना, तो उस केस में क्या होगा, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ऑफ कोर्स ज़्यादा देना पड़ेगा। आपके पास में जो बैंक आपको लोन देगी उसका चांस आपके पास में कम हो जाएगा, और जो ये पेपर वर्क वाली कॉस्ट होती है वो आपको अलग से एक पर्सनल लोन अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी आपको बैंक्स दे देती हैं। वो सेम ही बैंक दे देगा आपको। हाँ। जैसे हमारे केस में क्या था कि हमको अराउंड 1.5 से 2% के बीच में इंटरेस्ट रेट मिल रही थी, अभी तो बहुत बढ़ गई है। और जो एडिशनल अमाउंट थी वो अगर हम लेना चाहते तो वो हमें 2% के आसपास मिल हाँ, रही थी। उसमें मतलब आपको अलग से पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, बट वो भी पॉसिबिलिटी है कि आप उसके थ्रू भी घर ले सकते हो वैसे। ओके गाइस, अब बात करते हैं कि लोन जो आपका लोगे वो कितने टाइम तक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फिक्स करवा सकते हो। ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है यहाँ पे। जैसे आप फॉर एग्जांपल 10 साल या 5 साल का इंटरेस्ट रेट फिक्स करा सकते हो। जैसे 2% आपको बैंक दे रहा है, तो आप बोलोगे मुझे 10 साल तक 2% देना है। अब उसमें ये एक बेनिफिट रहता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो आपकी बढ़ेंगी नहीं, बट अगर घट गई तो आपको थोड़ा बहुत लॉस होता है। और बाकी बेसिकली 15 साल तक या 20 साल तक भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो 10% आपके पास में डाउन पेमेंट अगर है, तो सपोज़ करो एक एग्जांपल लेते हैं, 5 लाख यूरो का घर है, 10% आपके पास में डाउन पेमेंट है, 50,000 यूरो वो एक आपको चाहिए जेब में अभी। फिर जो मेजर खर्चा आएगा जो आपका चलाई जाएगा आपके हाथ से, वो है पेपर वर्क का या फिर जो ब्रोकर है उसका कमीशन का। तो ब्रोकर का कमीशन अराउंड 2.5% से लेकर 7% के आसपास हमने अभी तक देखा वेरी करता है। तो वो अगर आपका सपोज करो 5% अगर ले रहा है ब्रोकर, या 4% लेते हैं, तो वो 20,000 यूरो वो हो गए। और फिर जो पेपर वर्क का है वो अराउंड लैंड ट्रांसफर, हाँ, हाँ, 8% लैंड ट्रांसफर, नोटरी, वो सब। हाँ, तो वो 8% लगेगा। तो लैंड ट्रांसफ़र का अराउंड 2.5% से लेके या 3% से लेके अराउंड 6%, 6.5% तक जाता है। वो जो स्टेट पे डिपेंड करती है वो ये सब स्टेट चीज़ें। करेक्ट। और जो नोटरी वाला है वो 2% के आसपास लगेगा। तो टोटल 8% हो गया रफली। तो वो लग गए 40,000 यूरोस। तो अगर आप डायरेक्ट बिल्डर से ले रहे हो तो 40,000 आपकी ये लग गए, नोट जो एजेंट वाले वो नहीं लगेंगे, और 50,000 यूरो वो चाहिए आपको। तो इन जनरल अच्छी रेट पाने के लिए 90,000 यूरोज आपको 5 लाख यूरो के लिए, 5 लाख यूरो के घर के लिए चाहिए होंगे। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, बैंक कितना पुराना आपका अकाउंट है, क्या बेटर आपकी हिस्ट्री एंड ऑल है, उस पर डिपेंड करेगा। सो गाइस, घर लेने की बात चल रही है, पैसे की बात चल रही है। ऑफ कोर्स हम यहाँ तो पैसा सेव करते ही हैं, बट देन जैसे नॉर्मली हमको इंडिया भी पैसा भेजना होता है, और जब अगर हमको घर पैसे भेजने होते हैं तो ऑफ कोर्स एक एक पेनी वैसे भी बहुत मैटर करती है ना। सो रिसेंटली हमको भी पैसे भेजने थे इंडिया, एंड जब हमने हमारे बैंक के साथ में डायरेक्टली चेक किया तो द एक्सचेंज रेट वाज वेरी बैड एंड द ट्रांसफ़र फ़ी वाज आल्सो वेरी हाई, और दिखा रहा था कि पैसे भी ना 2-3 दिन में पहुंचेंगे। लेकिन हमको एक्चुअली पैसा अर्जेंटली सेंड करना था, तो फिर हमने सोचा पे सेंड ट्राई करते हैं, और एक्चुअली द मनी रीच्ड सेम डे। पे सेंड एक नेक्स्ट जनरेशन मनी ट्रांसफ़र प्लेटफॉर्म है विच अलाउज इट्स यूजर्स टू सेंड मनी टू 150+ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। ये एक बहुत ही फास्ट, ईजी एंड सिक्योर वे है अपने लव्ड वंस को पैसा भेजने का एट अ फिक्स्ड लो प्राइस। पे सेंड एक बहुत ही इनएक्सपेंसिव वे है अपना मनी ट्रांसफर करने का, क्योंकि ये आपको हमेशा एक फिक्स्ड फी चार्ज करता है अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे, चाहे कुछ भी अमाउंट हो। और यूरोप जोन से अगर आप पैसे भेजते हो तो वो फी है 1.5 यूरोस। यहाँ पे आपका पैसा लोकल करेंसी या फिर जो भी सपोर्टेड करेंसी है उसमें ट्रांसफर होगा एट अ मिडिल रेट, और यहाँ पे कोई भी एडिशनल चार्ज या हिडन चार्जेस नहीं है। पे सेंड ने इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र को बहुत ही ज़्यादा ईजी बना दिया है अपने ऐप के थ्रू, जस्ट लाइक ऑर्डरिंग अ पिज़्ज़ा और बुकिंग अ कैब। पे सेंड के थ्रू आप डायरेक्टली अपने कार्ड से एक दूसरे कार्ड में पैसे भेज सकते हो इन अगेन 150+ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, एंड दैट टू 24/7। सो गाइज, अगर आप भी पैसे भेजने वाले हो घर पे, देन डू चेक आउट पे सेंड। और अगर आप यहाँ पे हमारा प्रोमो कोड यूज़ करोगे अब्रॉड फ्री, तो आपको जो आपके नेक्स्ट 3 ट्रांजेक्शन्स है वहाँ पे मिलेगा फी फ्री ट्रांसफ़र अलॉन्ग विद अ बेटर एक्सचेंज रेट। तो हमने पे सेंड की ऐप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करें ऐप, यूज़ अवर प्रोमो कोड एंड देन अवेल द ऑफर ऑन योर नेक्स्ट ट्रांसफर्स। तो चलो, ये सब पेपर वर्क वगैरह हो गया, और मान लो आपका लोन अप्रूव हो गया जो भी बैंक से आपको हो पा रहा है, उसके बाद में पैसा फाइनल हो गया, उसके बाद में क्या ही है, फिर तो बस घर खरीदने के प्रोसेस में आप बढ़ जाते हो, मतलब यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो वहाँ पे एक और चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, वो आप ध्यान रखें। जैसे आप जो भी प्रॉपर्टी बाय करो, चाहे तो न्यू कंस्ट्रक्शन ही है, जैसे थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं जो स्पेशली मतलब इसी काम के लिए होती है कि वो घर वगैरह चेक करते हैं कि यहाँ पे कुछ फॉल्ट तो नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो पूरा ठीक है कि नहीं। तो वो आप एक बार ज़रूर चेक करवा लें अपनी प्रॉपर्टी का। और उसके बाद में आपका जैसे पेपर वर्क का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आपने जैसे बैंक से अप्रूवल हो गया, लोन वगैरह के सारे पेपर वर्क आ गए, फिर आप अपना बिल्डर या जो भी घर का ओनर है उसको कन्फर्म कर सकते हो, एंड
एंड देन आप जैसे हाउस का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन करने के प्रोसेस की तरफ बढ़ सकते हो। तो उसमें जैसे एक और चीज़ होती है कि नोटरी आपको करवानी पड़ेगी ऑफ कोर्स। तो नोटरी में जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश स्पीकिंग हो, तो जब आप जाओगे नोटरी का अपॉइंटमेंट आप जैसे बुक कर लिया, तो वहाँ पे आपको ना ट्रांसलेटर आप ले जाना और ख़ुद से भी ऑलरेडी घर पे जब आपके पास में हाउस कॉन्ट्रैक्ट आता है तो आप पूरा उसको पढ़ लो ढंग से, क्योंकि ऑफ कोर्स आप ऐसा कोई भी क्लॉज मिस नहीं करना चाहोगे जो बाद में आपको भारी पड़ जाए। और फिर जब आप नोटरी के वहाँ जाते हो तो वहाँ पे भी एक एक लाइन वो आपको पढ़ के सुनाता है पूरा। तो वहाँ पे अगर आपके पास में ट्रांसलेटर होगा तो ऑफ कोर्स इट विल बी इजी फॉर यू टू कम्युनिकेट एंड देन उसके बाद में बस आपका नोटरी साइन हो जाता है। सही है। और घर आपका, और उसके बाद में फिर जैसे फिर तो जो है उधम मचाओ घर के अंदर, बढ़िया मजे करो। हाँ, फिर आपको चाबी मिल जाएंगी। फिर आप मूव इन कर सकते हो एंड देन आपके अगेन पेपर वर्क शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप जब नए घर में जाओगे तो आपका वहाँ नया इलेक्ट्रिसिटी, नया इंटरनेट, नया गैस, रेडियो वेडियो सब जो भी इतने सारे पेपर वर्क होते हैं उनके लेटर वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, तो वो सब चालू कर दो। और एक और चीज़, जब हमने कॉस्ट की बात करी थी तो जर्मनी में आपको पता होगा किचन घर में इंक्लूडेड नहीं होती है यूजुअली, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होती है। हाँ, तो आप एक बारी टीवी के बिना भी रह लोगे, सोफे के बिना भी रह लोगे, बेड पे भी बिना भी रह लोगे, है ना। सूटकेस, लिविंग आउट ऑफ ए सूटकेस वाली चीज़ कर सकते हो, बट खाना बहुत ज़रूरी है ना। तो वहाँ पे आप उसमें एटलीस्ट किचन का कॉस्ट भी इंक्लूड करें, जो आपका घर का, जो आप सोचोगे कि इतना पैसा चाहिए होगा, विच कैन वेरी, है ना। हाँ, मतलब किचन, बेसिक किचन 5-4 हज़ार यूरो से स्टार्ट होके अप टू 30-40-50,000, अपर की तो कोई लिमिट नहीं है। तो वो भी आपको प्लान करना पड़ेगा जब आप घर लेने की तरफ बढ़ रहे हो। तो ये है सारा प्रोसेस जर्मनी में घर लेने का। आप बताओ आपको कैसा लगा? हाँ, इजी लगा, हार्ड लगा? मतलब अगर इस प्रोसेस के थ्रू जितना जल्दी चले जाओ उतना बेटर है, ताकि अगर आपको डिसीजन बाद में ऐसा ना लगे कि पहले ले लिया होता है। जैसे मुझे कई बार लगता है कि मुझे 3-4 साल 5-4 साल पहले ही मैं कोशिश कर सकता था एटलीस्ट एक छोटा अपार्टमेंट लेने की, जो उस टाइम में मुझे बहुत ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या इतनी हार्ड प्रोसेस होगी। यहाँ से आता है एक नया वीडियो आइडिया। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे रेंटिंग वर्सेस बाइंग पे, क्योंकि जब हम घर ले रहे थे हमने लिटरली एक्सेल शीट बना बना के इतना दिमाग लगाया था कि रेंट पे रहेंगे तो कैसा होगा, बाय करेंगे तो क्या होगा। सो अगर आप चाहते हो कि हम ये वीडियो बनाएं कि रेंटिंग वर्सेस बाइंग में क्या बेटर है, तो कमेंट करके बताओ। और बाकी आई होप आपको ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगा। आई होप हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। जो अपन ने प्लान करे थे वो सारे कर लिए गाइस। हाँ, सो अगर कुछ बचता है तो हाँ कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम के अंदर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम है हमारा फ्लाइंग अब्रॉड। और बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टिल देन बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट गाइस। ऑल द बेस्ट फॉर योर हाउस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कहीं ना कहीं या तो इंडिया में या जर्मनी में घर बना रहे हो, तो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। गाइस, वीडियो शूट करते करते साथ में देखने को मिल रहा है इतना अमेजिंग सनसेट। लाइक जस्ट लुक एट द कलर्स, मतलब रेनबो से ज़्यादा सुंदर कलर्स मुझे सनसेट में दिख रहे हैं। सो जस्ट एंजॉय दिस व्यू। और पूरा शहर भी नीचे दिख रहा है, पहाड़ वहाड़, कितना सुंदर लग रहा है।